पुरानी पेंशन की लड़ाई चल रही, संघर्ष चल रहे हैं, कैसे हल निकलेगा? संवाद के जरिए, संसद के जरिए, या फिर आंदोलन के जरिए? हम लोगों ने आंदोलन किए, आंदोलन करने के बाद अभी संवाद की स्थिति चल रही है। बैठकों का सिलसिला फिर शुरू होगा। आपको वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से मिल के आए, तो हाई लेवल की ये कमेटी बनी है और अब हमारा काम क्या है कि इस कमेटी के साथ वार्ता की, ओपीएस हम लेकर के आए, ये है, हमें भरोसा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भास्कर तिवारी, नवोदित भास्कर में आपका स्वागत। पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई लगातार चल रही है। कर्मचारी संगठनों की ओर से तमाम अपने प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके समाधान में कितना वक्त लगेगा और इसका समाधान कैसे निकलेगा? संवाद से निकलेगा, आंदोलन से निकलेगा, संसद से निकलेगा? इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन विषयों पर गंभीरता के साथ और एक सटीकता के साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी उम्मीद कहां तक दिखाई देती है, यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली की। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न यही है कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की लड़ाई चल रही, संघर्ष चल रहे हैं, कैसे हल निकलेगा? संवाद के जरिए, संसद के जरिए, या फिर आंदोलन के जरिए? देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि संवाद भी तभी होगा जब आप संघर्ष करें। बिना संघर्ष के तो संवाद होगा ही नहीं। तो पहला स्टेप यही है कि जब कोई समस्या है तो समस्या के लिए आवाज उठाई जाए। इसी आवाज को हम संघर्ष कहते हैं। तो संघर्ष कर ही रहे हैं और नवंबर तक आपने देखा होगा कि हम लोगों ने आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद अभी संवाद की स्थिति चल रही है। अगला स्टेप जो है हमारा वो संवाद है और संवाद के बाद जब संवाद हो जाएगा तो कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। नहीं निकलेगा समाधान तो फिर संघर्ष शुरू होगा। तो अभी तो नवंबर तक हम लोगों ने आंदोलन किए। इसके बाद मीटिंग बैठकें भी हुई है माननीय के साथ। कल आपने देखा कि कल बजट आ गया है, कल बजट अनाउंस हो गया। तो इसके बाद अब बैठकों का सिलसिला फिर शुरू होगा और कुछ न कुछ समाधान निकलेगा इसका। तो जब आप संवाद की बात करते हैं, बैठकों का आप जिक्र करते हैं, अभी आप वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से मिल के आए, तो जब आप उनसे मुलाकात करते होंगे तो जाहिर सी बात है कि अपनी बातें तो रखते ही होंगे। उन तमाम चीजों को जानना चाहते हैं कर्मचारी भी और लोग भी कि आखिर आप आंदोलन भी करते हैं, संवाद भी करते हैं और समाधान दिखता नहीं, कितना वक्त लग सकता है? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है। अगर हम आपको बताएं तो हम लोगों ने 2018 से आंदोलन शुरू किया था। पहला आंदोलन 30 अप्रैल 2018 को किया। 19 में कुछ बदलाव हुआ। 1 अप्रैल 2019 से सरकारी अंशदान 10 से बढ़ा के 14 किया गया। निकला ना, दिखा उसका समाधान का कुछ तो निकला। फिर कोरोना शुरू हो गया। कोरोना में हमने दिल्ली से डेटा कलेक्ट करके सरकार को दिया। सरकार से अपील की कि जो डेथ और डिसेबिलिटी हो रही है उनके मामले में तत्काल राहत दी जाए। तो उस समय डेथ और डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प दिया गया 30 मार्च 2021 को। बड़ा समाधान था, वहां भी कुछ न कुछ निकला। फिर हम लोगों ने एनपीएस के खिलाफ संघर्ष जारी रखा क्योंकि रिटायरमेंट के बाद और वॉलंटरी रिटायरमेंट के केसेस में एनपीएस अभी भी जस्टिफाइड नहीं था। तो हम लोगों ने फिर लड़ाई शुरू की, फिर आंदोलन शुरू किया। उसके बाद फिर सरकार ने 2023 में, अगर आपको याद हो तो, एक कमेटी का गठन किया, एनपीएस रिव्यू कमेटी। तो 4 मेंबर थे उसके। उसके बाद 2024 में, अगस्त 2024 में पहली बार यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में हम लोगों को जो कमियां लगी उसके खिलाफ फिर आंदोलन शुरू किया, फिर आवाज उठाई। तो सरकार ने 1 मार्च 2025 को जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बदला हुआ ड्राफ्ट लेकर के आई। फिर उसमें जो कमियां रह गई थी, जैसे डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में, उसमें भी पुरानी पेंशन का विकल्प दिया और ग्रेच्युटी वगैरह का इंडोर्समेंट नहीं था, वो भी सरकार ने किया। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम वैसी नहीं आई जैसे हम लोग चाहते थे जो समाधान। तो हमने फिर आंदोलन शुरू किया। नवंबर 25 तक हम लोगों ने आंदोलन किया। नवंबर 2025 के बाद अभी आप देखिए कि जनवरी में फिर से सरकार ने कमेटी बनाई है। अब की जो कमेटी बनाई है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया और 15 सदस्य एक्सपर्ट हैं उसके। तो हाई लेवल की ये कमेटी बनी है और अब हमारा काम क्या है कि इस कमेटी के साथ वार्ता की, संवाद हो, इसके साथ टेबल टॉक हो। हम अपने कुछ प्रपोजल्स रखें, सजेशंस रखें, रेजोल्यूशंस रखें, कमेटी उनको देखे, सुने और फिर समाधान निकले। तो भरोसा है कि अभी कमेटी अभी बनी है, 2-4 महीने में हम समाधान इसका निकाल लेंगे। तो बातचीत होगी तो कुछ न कुछ निकाल लेंगे। और ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारा चल रहा है कि हमें ओल्ड ओपीएस चाहिए, वो ओपीएस हम लेकर के आए, ये है, हमें भरोसा है।
और नहीं अगर निकलेगा तो फिर संघर्ष शुरू होगा। संघर्ष की बात हो रही है तो एक चीज यहाँ पर और समझना जरूरी है। जब बजट पेश हुआ इस बार एनपीएस में 2025 में तो कुछ वित्त मंत्री जी का योगदान था, एनपीएस बात करने वगैरह में। इस बार के एनपीएस में कोई नहीं है, जो पहले था वो वैसे ही चल रहा है, इसका कुछ योगदान नहीं आया, कोई बड़ी घोषणाएं नहीं हुई है। तो आप कर्मचारी के भविष्य या पेंशन से लेकर के कैसे देखते नहीं, देखिए देखिए एक बात मैं कहूंगा कि इस बार सरकार ने पे कमीशन के लिए लेट हुआ है, पे कमीशन लेट हुआ है क्योंकि पिछले एक साल से हमारी डिमांड पे कमीशन के ऊपर ज्यादा फोकस है। क्योंकि पे कमीशन में जो टीओआर है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज है, उन्हीं में से एक मुद्दा हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी भी है। तो हमारे लिए पे कमीशन बड़ा मैटर है, बड़ा मुद्दा है। पे कमीशन को लेकर के हम लोगों ने बातचीत की, हम लोगों ने बात रखी, उसमें ये रखा गया है इस मतलब जो है पे कमीशन के ऊपर आप देख रहे हैं एक डिले तो हुआ ही है, एक साल से ज्यादा सरकार ने डिले किया है। तो अभी हम मिशन 200 डेज में कमीशन की रिपोर्ट की डिमांड कर रहे हैं और वो लगातार आप लोगों के माध्यम से भी हम उसको उठाते रहते हैं। और अभी फिर हम 8 फरवरी को एक कैंपेन चलाएंगे पूरे देश में और फिर पे कमीशन से डिमांड करेंगे कि उसकी रिपोर्ट 200 डेज में सबमिट की जाए। और भी जो मुद्दे हैं तो देर हुई है। इस बार जो कल बजट आया है, बजट में सरकार ने कहा है कि 23.42 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं पे कमीशन को। तो पे कमीशन अब काम करना शुरू करेगा। देर तो देखिए हो चुकी है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, और कर्मचारी नाराज भी है, हम सब नाराज हैं। लेकिन अब पे कमीशन को फंड अलॉट कर दिया है तो पे कमीशन 2-4 दिन में काम करना शुरू ही कर देगा, मतलब फरवरी से काम करना शुरू कर देगा। काम करना शुरू करेगा, 4-6 महीने में काम हो भी जाएगा, 4 से 10 महीने में, वो भी जितना भी है। हम तो डिमांड कर रहे हैं 200 दिन की, लेकिन हम मान के चल रहे हैं 4 से 10 महीने में कमीशन अपना काम खत्म करेगा। तो उस कमीशन में पेंशन का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो, वो रिजॉल्व होते दिखने चाहिए, और नहीं दिखेंगे तो फिर लड़ाई अनवरत जारी होगी, फिर लड़ाई हो। जब बात लड़ाई की है तो लड़ाई मतलब आंदोलन, तो क्या आप लोगों के तरफ से ऐसी कोई तैयारी है कि जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं कुछ पुरानी पेंशन, तो क्या फरवरी तो अब चल ही रहा है, मार्च अप्रैल तक में कोई बड़े आंदोलन होने की संभावना है या फिर इससे और ज्यादा वक्त लगता है? नहीं नहीं, मार्च अप्रैल तो बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि कोई आंदोलन करने में ऐसा नहीं कि बस चिल्ला दिए और आंदोलन खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये कर्मचारियों का आंदोलन है, पूरे देश में जा करके घूमना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है और टाइम लगता है। 10-20-50 एसोसिएशन के साथ कोलेबोरेशन करना पड़ता है, उनसे कहना पड़ता है कि कैसे हम आंदोलन करें, हमारी स्ट्रेटजी कैसे हो। कुछ लोग तैयार होते हैं, कुछ लोग तैयार नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ी प्रक्रिया है, आंदोलन की भी एक प्रक्रिया है और बड़ी जटिल प्रक्रिया है। ऐसे नहीं होता कि किसी ने चिल्ला दिया और बस उस दिन पे सब इकट्ठे हो गए। तो अभी फिलहाल हम फरवरी में 8 फरवरी को हम, जैसा हमने बताया, पूरे देश से एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं। और अगर सरकार इसको मामले में कुछ समाधान करती नजर नहीं आती है तो हम अगस्त में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अगस्त की हमारी प्लानिंग है। मतलब अगस्त में अगस्त क्रांति होगी पेंशन में? बिल्कुल बिल्कुल, अगस्त क्रांति होगी। तो इसी पर बात करते हैं। तो एक और चीज है, अभी सीएपीएफ के जवानों को लेकर के मामला, जैसे सुप्रीम कोर्ट में वो तारीख आई 19 जनवरी 2026, और उसके बाद जब वो केस की लिस्टिंग होती है तो लिस्ट से वो केस गायब हो जाता है। उसके बाद से सीएपीएफ के जवानों के जो प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि हम जन आंदोलन करें। तो क्या ऐसा हो सकता है फ्यूचर में सीएपीएफ के साथ और अन्य सरकारी कर्मचारी मिलकर के एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, जब भी हमने आंदोलन किया है तो सीएपीएफ के लोग हमारे साथ में रहे हैं। उन्होंने जब भी आंदोलन किया है हम भी उनके साथ रहते हैं। ऐसा कभी होता नहीं कि उनके आंदोलन में हम ना जाएं, हमारे आंदोलन में वो ना जाएं। कुछ अलग नहीं है, वो भी इम्प्लॉय है, हम भी इम्प्लॉय हैं। और जो उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट में है, वो भी पुरानी पेंशन बहाली का ही है। क्योंकि बाकी जो आर्म्ड फोर्सेज है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इसके जो सैनिक है या आर्म्ड फोर्स जो फोर्सेज के जो जवान है, इनको ओपीएस है, लेकिन इनको बीएसएफ को, आईटीबीपी को, सीआईएसएफ को, इन लोगों को एनपीएस में डाला हुआ है। तो उसकी डिमांड चल रही है कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी गाइडेंस दे रखी है, अपने डिसीजंस दे रखे हैं, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। वहाँ क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कोई गाइडलाइन दी है या ये कहा है कि कुछ गाइडलाइन बनाई है इस मुद्दे पर, वहाँ चल रहा है। हमें भरोसा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। पहली बात तो ये है, और नहीं मिलेगा तो हम सारे लोग एक दूसरे के सहयोग करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो एक दूसरे के साथ में।
नहीं, ये चीज तो है कि आंदोलन आप लोगों का चला, अगस्त क्रांति की भी बात होगी। मूल बात ये है कि अगर आप कहते हैं कि हूबहू पुरानी पेंशन की बहाली की बात कई कर्मचारी संगठन करते हैं, हमने कई बार इस पर चर्चा भी, हूबहू पुरानी पेंशन की बहाली लगभग हम जहां तक मानते हैं कि अब संभव नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारी आवश्यक परिस्थितियां हैं। अगर सरकार आपके हिसाब से जो मांगे लेकर के आप जाते हैं सरकार के पास और संवाद करते हैं, अगर सरकार आपकी बातों को मान लेती है तो सरकार के पास मूल रूप से चुनौती क्या आएगी, पहली बात। दूसरी बात है कि ऐसी कौन सी पेंशन व्यवस्था है जिसके नाते से सरकार उसमें संशोधन करके आप लोगों को ओपीएस वाला लाभ देती। देखिए जो हूबहू का जो है ना, ये एक शगुफा है और ये एक मतलब जो है लोगों को सेंसिटाइज करके और अपने साथ बना के रखना, मतलब इसे राजनीतिकरण कर देना, पब्लिक को सेंसिटाइज करके। तो सेंसिटाइज करके आंदोलन में वो धार तो जरूर दिखती है, लेकिन उसका जो धरातल पर जो इम्पैक्ट होता है वो नहीं दिखता है। इसकी एक वजह है, देखिए एनपीएस में ऑलरेडी डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओपीएस का विकल्प है। कोई भी एनपीएस कर्मचारी सेवा काल के दरमियान कभी भी उसकी डेथ या डिसेबिलिटी हो जाए तो कर्मचारी का अंशदान बिल्कुल जीपीएफ की तरह ब्याज सहित दे दिया जाता है और उसकी फैमिली को या उसको 50% पेंशन ओपीएस की तरह दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनपीएस में ओपीएस दी गई है। अगर सपोज दैट किसी का रिटायरमेंट कल होने वाला है और आज उसके साथ कैजुअलिटी हो गई या डिसेबिलिटी हो गई तो उसको पुरानी पेंशन ही मिलेगी। और अगर कल वो सम्मानजनक पूरी नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाए अगले दिन तो उसको मार्केट बेस्ड पेंशन लेनी पड़ेगी। तो हम सरकार से यही बात तो कह रहे हैं कि जब कल दे सकते थे तो आज भी वही चीज दे दो। उस मतलब जो उस प्रोविजन को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी दे दीजिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दीजिए। हाँ, यहाँ ये चुनौती आ सकती है कि कितनी सर्विस लेंथ के बाद 50% पेंशन का क्राइटेरिया। उसमें भी एक बड़ा सिंपल सा समाधान है। जिस स्टेट में जो क्राइटेरिया था, जितनी नौकरी के बाद 50% का क्राइटेरिया था उतनी पे दे दीजिए। वो स्टेट की हेडेक है, स्टेट सरकारों की हेडेक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर मैं बात करूं 7वें 6ठे पे कमीशन से पहले, यहाँ भी 50% पेंशन के लिए क्राइटेरिया अलग अलग था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने 50% पेंशन के लिए 25 साल की सर्विस का क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो अब उसी क्राइटेरिया को फॉलो कर लीजिए, लोगों को ओपीएस मिल जाएगी। जिसको 20 साल में रिटायरमेंट लेना होगा वो 40% पेंशन लेकर के जाएगा, लेकिन पेंशन तो मिलेगी ना। सरकार का फंड जो इकट्ठा हुआ था 20 साल तक 30 साल तक वो सरकार के पास वापस चला जाएगा। तो इससे तो सरकार की लिक्विडिटी खुद उसकी बढ़ेगी ना। सरकार का पैसा जो एक बार निकला वो सरकार के पास ही वापस पहुंच जाएगा, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। तो एनपीएस में भी ओपीएस बहाल की जा सकती है, यूपीएस को भी करेक्ट करके ओपीएस बनाया जा सकता है और इन दोनों को खत्म करके भी ओपीएस बहाल की जा सकती है। खत्म करना थोड़ा ये टेक्निकली मुझे नहीं लगता ये मतलब कोई सरकार इसको करेगी। करना होता तो आप देखिए 2024 के लोकसभा मैनिफेस्टो में ही रख लिया जाता, विपक्ष तो रख ही लेता। तो ये तो पॉसिबल नहीं लगता है। जैसे हिमाचल प्रदेश ने कर भी दिया तो उसके कर्मचारियों का पैसा आज भी फंसा हुआ है, उसका खुद का पैसा अभी भी फंसा हुआ है, वो वापस नहीं मिला। झारखंड ने कर दिया, वहां भी यही हाल है। छत्तीसगढ़ ने कर दिया, वहां भी यही हाल है। राजस्थान ने किया, वहां भी यही हाल है। तो हम ये नहीं चाहते कि हम मतलब जो आसमान से टपके और खजूर में लटके, ये स्थिति ना हो। अगर समाधान हो तो एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए, हम उसकी बात करते हैं। पब्लिक को ये सुनने में जरा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सच को ना बोलने से सच नहीं बदल जाएगा, है ना। तो ये हम जिस रास्ते पर हमारी पूरी टीम है, हम स्टडी करते हैं और उसके बाद जो बेस्ट रास्ता लगता है हमको, हम उस रास्ते पे चल करके आएंगे। जब ऐसी बातें होती हैं तो वन रैंक वन पेंशन पे चर्चा होना भी स्वाभाविक सी बात है ना। माननीय जज साहब लोगों को मिलती है, अगर माननीय जज साहब लोगों को मिलती है तो क्या आप लोग इस दायरे में नहीं आ सकते? और अगर सरकार वन रैंक वन पेंशन को लेकर के आती है, मुझे लगता है कि इस समय देश में 3-4 पेंशन प्रणाली चल रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो पुराने कर्मचारियों को मिल ही रही है, वन रैंक वन पेंशन चल रही है, एनपीएस चल रही है और यूपीएस चल रही है। इसके अलावा एक अटल पेंशन योजना जो 5वीं हो जाती है, यानी 5 और भी है। सीपीएफ वाला प्लान है, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम भी है,
95 तो कई सारी योजनाएं हैं। लेकिन मैं फिलहाल दो पेंशन प्रणालियों को लेकर के समझना चाहता हूँ। पहली ये है कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के क्या कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अटल पेंशन योजना को लेकर के क्या उसमें भी संशोधन करके सरकार ओपीएस वाला लाभ ला सकती है, या उसमें कुछ और भी चीजें को इंक्लूड किया जा सकता है, ऐसा मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए मैं आपको इसको टेक्निकली समझाता हूँ। जो ओआरओपी का जो बेनिफिट मिला है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस को मिला है। ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन का लाभ डिस्ट्रिक्ट जजेस को नहीं मिला है। अब समझिएगा, सपोज दैट सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस है, तो वो जब जस्टिस बनेगा तो इसके पहले वो सरकारी सेवा में हो ये जरूरी नहीं, वो एक निजी प्रैक्टिस करने वाला, वकालत करने वाला वकील हो सकता है। तो जब वो निजी प्रैक्टिस करने वाला कोई वकील होगा तो उसके पास ना एनपीएस होगा ना ओपीएस होगा, वो सीधे जब जज बनेगा तो सीधे पेंशन के दायरे में जाएगा। तो वहां पर ऐसी जगहों पर वन रैंक वन पेंशन का फार्मूला काम करता है। क्यों? क्योंकि वहां एनपीएस तो था ही नहीं था, ओपीएस भी नहीं था जिस सर्विस से वो आया, कि वो तो निजी क्षेत्र से आया ना। तो कर्मचारियों में कैडर इतने हैं, सैकड़ों कैडर हैं, 50 विभाग हैं, अलग अलग मतलब जो है लेवल की नौकरियां हैं। तो यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन काम नहीं करेगा। हाँ, एक चीज हो सकती है कि जिस लेवल से वो रिटायर होता है उस लेवल की मिनिमम पेंशन को फिक्स किया जा सकता है। इस पर समाधान मतलब निकाला जा सकता है कि सपोज दैट कोई लेवल 9 से रिटायर हो रहा है, तो लेवल 9 से रिटायर होने वाले कर्मचारी की मिनिमम पेंशन फिक्स हो सकती है। लेवल 18 से कोई रिटायर हो रहा है तो उसकी मिनिमम पेंशन फिक्स की जा सकती है। लेवल 1 से कोई रिटायर हो रहा है तो उसकी मिनिमम पेंशन फिक्स की जा सकती है। इस तरह से किया जा सकता है इस पर, लेकिन ये बड़ा जटिल प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि करने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा जटिल जरूर है ये प्रक्रिया। जटिलताएं तो है, सरकार जटिलताओं के वो समाधान के लिहाज से भी तो काम करती है। नहीं, तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि जब सरल हो सकता है तो जटिल क्यों करो। जब चीजों का सरल समाधान निकाला जा सकता है तो उसको जबरिया जटिल क्यों बनाना। जब एनपीएस में ओपीएस दी जा सकती है, मान लो किसी आदमी ने 35 साल नौकरी की, अब उससे पूछ लो आपको एनपीएस पसंद है तो इसी से पेंशन दे दे, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप सरकार वाला अंशदान सरकार को वापस कर दो ब्याज सहित, खत्म बात, ओपीएस ले लो। वो चाहे कल मर जाए रिटायरमेंट होने के बाद तो उसकी पत्नी को ओपीएस में 60% पेंशन रह जाएगी, नहीं मरेगा तो बढ़िया पेंशन चलेगी। मान लो दोनों ही मर गए साल भर के बाद तो ओपीएस में पेंशन बंद हो जाएगी। जिसको लगेगा कि नहीं मुझे एनपीएस बढ़िया लग रहा है, कॉर्पस लंबा है, बड़ा कॉर्पस है, तो मुझे ओपीएस नहीं एनपीएस में ही फायदा है, तो वो एनपीएस में बना रहेगा। कर्मचारी के ऊपर छोड़ दो ना, आप जबरिया किसी को ओपीएस भी क्यों दो और जबरिया किसी को एनपीएस भी क्यों दो। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लंबे समय से चर्चा का विषय बनी थी है, और इस पर तमाम तरह की बातें की गई और तमाम तरह के वो किए गए। अभी हाल फिलहाल में एक आरटीआई की जरिए खुलासा भी हुआ कि लगभग 1,30,000 सरकारी कर्मचारियों ने स्वीकार किया। लगभग 1700 कुछ कर्मचारी जो अभी नवागत आए हैं उन्होंने स्वीकार किया है। और जुम्मा जुम्मा अब फरवरी चल रहा है, मार्च और अप्रैल, 1 अप्रैल 2025 को ये लागू हो गई। साल भर पूरा होने वाले हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का भविष्य आप कैसे देखते? देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम बेसिकली अगर कर्मचारी के नजरिए से देखो तो फ्लॉप होती है, फेल होती है। लेकिन सरकार ने तो घोषित किया नहीं कि ये फेल हो गई। अब सरकार का ने जो कमेटी बनाई है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एनपीएस में एक विकल्प और बढ़ा दिया जाएगा, एक नया विकल्प डाला जाएगा। वो विकल्प वही होगा जो यूपीएस है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कर्मचारी चाहे तो यूपीएस वाला भी प्रावधान ले ले। एक तो विकल्प ये ऐड होगा और फिर हम दूसरे विकल्प की बात कर रहे हैं, हम वो उस विकल्प की बात कर रहे हैं, एक विकल्प ओपीएस वाला हो जाता है। भले ही उसमें सर्विस लेंथ की कुछ क्राइटेरिया हो, लेकिन एक विकल्प उसमें ओपीएस का होना चाहिए। हम किस नजरिए से देखते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि सरकार इसको डेड एंड घोषित कर देगा, डेड घोषित कर देगी, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि पॉलिसी जब भी बनती है तो बड़ा छानबीन करके बनाई जाती है। उसमें अभी जो कमेटी बनी है उसमें भी मुझे लग रहा है कि सरकारी सेक्टर का शायद ही कोई आदमी होगा, जितने भी होंगे वो कारपोरेट के होंगे, बैंकिंग सेक्टर के लोग होंगे। तो मुझे लगता नहीं कि कोई सरकारी आदमी उसमें होगा।
लेकिन जब बातचीत होगी, अगर बातचीत होती है, पब्लिक से वो सुझाव लेते हैं, तो हमें भरोसा है कि कुछ ना कुछ बेहतर जरूर है। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे एनपीएस में संशोधन हुआ, यूपीएस में संशोधन हुआ, अभी हालिया वक्त में ही तो हुई है ना। हम्म। ऐसा क्यों है कि आप लोग भी तो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ये संवाद का गैप क्यों बनाया जाता है कि जो सरकारी कर्मचारियों को चाहिए नहीं होता, जैसे वो संशोधन करते हैं सरकारी कर्मचारी भड़क उठते हैं। तो ये सरकार क्यों नहीं चाहती कि एक बार, आप जैसे लोग जो अनुभवी हैं, काफी लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं, इस पर काम किया हुआ है, आप लोगों को भी एक अवसर देते हैं, उस तरीके से काम हो जाए। पेंशन विभाग से सचिव विश्वास जी से भी आप मिलते हैं। यही रोना है देश का कि सरकार का एक सिस्टम है, और सिस्टम ये है कि वो सबसे पहले ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी से ही बात करती है, उसके बाद जो उसके मान्यता प्राप्त संगठन है डिपार्टमेंटल, उन्हीं से वो बनती है। डिपार्टमेंट का कोई मुद्दा होता है तो उस मान्यता प्राप्त संगठन से बात की जाती है। लेकिन हम लोग जैसे इतने बड़े बड़े जो फेडरेशन चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इनको सरकार खुद तवज्जो नहीं देना चाहती, शायद इसलिए कि ये बड़े प्रेशर ग्रुप हैं, इस वजह से इन पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, शायद इस वजह से, या ये डायरेक्ट उनके अंडर में नहीं आते, शायद इस वजह से। लेकिन हमारा ये मानना है कि सरकार अगर हम जैसे फेडरेशन के साथ अलग से अगर वार्ता करे तो इस मुद्दे पर समाधान जल्दी निकल आता, अब तक समाधान निकल चुका होगा। तो अभी जरूरत है, हम जिस सदी में जी रहे हैं उस सदी में इस बात की जरूरत है कि सरकार को इन चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस फेडरेशन के पास कौन सी स्ट्रेटजी है, तो उसके साथ बातचीत करें और समाधान निकालें। आप जब समाधान निकालने की बात आती है तो एक और चीज हमको समझ में आ रही है, और वो है कि जैसा आपने कहा कि 2026 में पुरानी पेंशन बहाली तय है। बता रहा हूँ। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि जब आपने ये कहा कि 2026 में पुरानी पेंशन की बहाली तय है, समाधान की बात करते हैं, अब ऐसे कौन कौन से विकल्प हैं वर्तमान समय में जिसको सरकार मान करके सरकारी कर्मचारियों को, जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित है, उनके वो कौन कौन से विकल्प है जिसको सरकार मान ले पुरानी पेंशन का आंदोलन पर विराम लग जाए? देखिए, मैं ऐसे तो नहीं कह सकता, लेकिन हमने शुरुआती दौर में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन किया, और वो गठन केवल इसीलिए किया ताकि जिनकी समस्या है उनकी ये संस्था है, ये उन लोगों की संस्था नहीं है जिनकी समस्या ही नहीं है, ये वो लोग हैं जो अफेक्टेड मेंबर्स हैं। तो अफेक्टेड मेंबर्स की संस्था से सरकार को बातचीत करनी चाहिए, हमारा ये मानना है। सरकार का पैटर्न क्या है, कौन सा ब्रिटिश काल का पैटर्न चला रहा है या हड़प्पा के जमाने का पैटर्न चला रहा है, हम इसमें इन दकियानुसी बातों में यकीन नहीं करते हैं। हमारा मसला ये है कि अगर कोई बेहतर संगठन या बेहतर व्यक्ति बाहर से कुछ बेहतर कर सकता है तो क्यों ना उसको मौका दिया जाए, हमारा ये मानना है। हम इस पैटर्न पे काम करते हैं, और पिछले कुछ समय से हमने देखा है सरकार की सोच में भी बदलाव आया है। उन्होंने हमारे भी संगठन को एक दो बार इनवाइट किया, लेकिन हम उस चैनल पे आमंत्रित नहीं किए गए जहां पर इस चैनल की डायरेक्ट बात हो। तो इसको और थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनसे सरकार को बातचीत करने की जरूरत है। अब वो सरकार को फाइंड आउट करने की जरूरत है, या उस फेडरेशन, उस संगठन को अपनी बात को इस तरह से रखने की जरूरत है ताकि लोगों को पता चले। चलिए ठीक है, ये तो बातें चल रही, लेकिन एक सवाल और, जो आपने कहा कि आप खुद जो एनपीएस की 15 सदस्य कमेटी गठित की गई है, उसे आप खुद ही बातचीत करने में दिलचस्पी दिखाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर सरकार पहले बात तो मौका देती है आप लोग, अगर आप, वैसे मुझे नहीं लगता कि सरकार इस तरीके से रिस्क लेगी, क्योंकि आप लोगों का जो मिजाज है वो सरकार के साथ बहुत ज्यादा सूट करता नहीं, लेकिन फिर भी अगर सरकार इस 15 सदस्यीय समिति से बात करने से आपको कहती है, तो आपको कौन कौन से पॉइंट लगते हैं कि जो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उठाए जाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम की बात करेंगे। एटलीस्ट जो कर्मचारी का जो अंशदान है उस पर मिनिमम ब्याज की गारंटी सुनिश्चित की जाए, पहला। दूसरा है कि प्री मैच्योर एग्जिट जब भी हो, कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ के जाना चाहता है, तो उस केस में कम से कम उसके पैसे को, अगर उसको जरूरत है तो ऐसा उसको विड्रॉल करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरा, वॉलंटरी रिटायरमेंट पे थोड़ा सा सरकार को बजाय रिजिड होने के थोड़ा सा लचीला होने की जरूरत है। चौथा, रिटायरमेंट हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, कंपल्सरी रिटायरमेंट हो, जैसा भी रिटायरमेंट हो,
उस रिटायरमेंट पर ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प होना चाहिए। ये 3-4 बिंदु है जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो भरोसा है कि जब भी कमेटी के साथ बातचीत होगी इन सभी बिंदुओं पर बात होगी, और ये भी बात होगी कि कैसे मतलब इन चीजों को हमारे तरफ से ऐसे सुझाव भी होंगे जो बाकी सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, वहां से लोगों को मिल रहा है, लोग पैसा लगा जमा कर रहे हैं, उन योजनाओं में उनको गारंटीड रिटर्न मिल रहा है, तो फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा? हमें भी मिलना चाहिए। जीपीएफ में 7.1 का देते हो तो आप यहाँ भी कम से कम मिनिमम 7% का तो फिक्स करो। तो मिनिमम की तो बाध्यता होनी चाहिए। मिनिमम की बाध्यता होनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है, अभी जब चर्चा चल ही रही तो आज हम इसे क्लियर कर लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपने ये बातें गिनाई, इनमें से आपको लगता है कि सरकार कौन कौन सी बातें अपने स्वेच्छा से स्वीकार करने की, क्योंकि ये भी तय है। तो हम तो सभी मानते हैं कि सारी स्वीकार करनी चाहिए सरकार से। हाँ, लेकिन एक आदमी सरकार सभी अपनी सहूलियत देखेगी। नहीं, हम कुछ ऐसा मांग ही नहीं रहे जो ना करना नामुमकिन हो। हम ऐसा कुछ भी डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम तो बल्कि सरकार का पैसा सरकार को वापस भेजने की बात बता रहे हैं। एनपीएस में जो पैसा एक बार सरकार की जेब से निकला वो सरकार के पास कभी वापस नहीं जाता। हम तो ये कह रहे हैं कोई 30-35-40 साल तक नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट हो रहा है तो वो पैसा जो सरकार ने कंट्रीब्यूट किया 40 साल तक लगातार, उसका वाला जो हिस्सा है ब्याज सहित उसी के पास वापस चला जाए। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद किसी को नहीं पता कि कर्मचारी 10 साल जिंदा रहेगा कि 10 दिन जिंदा रहेगा। तो सरकार के बेनिफिट की बात बता रहे हैं। हमारा कर्मचारी जब तक जिंदा रहेगा उसको गारंटीड पेंशन मिल जाएगी, ये बेनिफिट हो जाए। कम दिन जिए तो सरकार का फायदा, ज्यादा दिन जिए तो कर्मचारी का फायदा। उसमें क्या दिक्कत? दोनों तो अनसर्टेन है, अपना- ये तो अनसर्टेन है ना। फिर कर्मचारी के पास ये राइट होगा रिटायरमेंट पर कि वो ओपीएस का विकल्प ले या एनपीएस में बना रहे, उसके पास होगा। वो ये नहीं कह पाएगा कि हम पर जबरिया थोप दी गई, जबरदस्ती का इम्पोजमेंट नहीं होगा। वो चाहे तो जो लेंगे, ऐसी व्यवस्था होगी। तो जो चाहे वो ले ले सरकारी कर्मचारी, ये बात तो सही आप कह रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ऐसी बातें होती हैं तो सरकार आर्थिक जो दबाव है उसकी भी बात करती है कि हमें बहुत ज्यादा आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। ये सब कुछ नहीं है, तो कोई आर्थिक बोझ नहीं है। अगर जो आप दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कर्मचारी 1% है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से हम 1 करोड़ मुश्किल से है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो मतलब जो 1 करोड़ से भी कम है। और वर्किंग लोग तो 50-55 लाख ही हैं, बाकी पेंशनर्स हैं। तो क्या मतलब पेंशनर को कोई जिम्मेदारी, कोई गारंटी ना दी जाए? ये तो कोई बात नहीं। सरकार के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि इसको दिया जा सकता है, इसको पूरा किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर जो आपके विकल्प हैं, मैं इसलिए क्यूरियोसिटी बढ़ रही है मेरी और कर्मचारियों की भी बढ़ रही है कि अगर जो आपने विकल्प दिए हैं, अगर सरकार उसको मान लेती है, अनुमानित बजट आप बता सकते हैं कि कितना खर्च आएगा सरकार कोई को? खर्चा नहीं है। इसी पैसे से जो सरकार ने जमा किया है, इसी पैसे से पेंशन की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा कुछ और जरूरत है नहीं। और जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं तो इनका तो स्टेट गवर्नमेंट पेंशन देगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी देगी। हम लोगों के यहाँ है ही 55 लाख कर्मचारी टोटल जो वर्किंग क्लास है। 55 लाख में से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सर्विस लेंथ कम होती है? बहुत कम है, 1% भी नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं 10-5% की, तो टेबल टॉक पर समाधान निकाला जा सकता है कि चलो ठीक है भाई 25 साल में 50% ले लो, और जिनकी नौकरी 25 साल से कम है तो थोड़ा उसी अनुपात में कम कर लें। लेकिन टेबल टॉक पर ये बातचीत आए तो आप कर्मचारी का अंशदान खाने के बाद अगर पेंशन दे रहे हो तो वो उसे स्वीकार नहीं है। हम अपना पूरा दान करके अपना कंट्रीब्यूशन पेंशन लेने के लिए नहीं, फिर तो ऐसा करना होगा तो प्राइवेट से ही नहीं ले लेंगे। सरकार की जरूरत ही क्या? तो सरकार की जरूरत खत्म हो जाएगी। तो जो वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है उसकी बात, वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है। और अभी आप मध्य प्रदेश गए थे तो एक महत्वपूर्ण सवाल है कि 8 फरवरी को फिर से आपके सहयोगी कर्मचारी संगठन है आजाद अध्यापक शिक्षक संघ, वो एक बार फिर से अभी होने वाले हैं। क्या रूपरेखा, क्या संदेश आया है अभी तक, क्या कुछ तैयारी है? आज हमारी रात में मीटिंग भी है और उसमें हमने ये एजेंडा रखा हुआ है। और आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश भरत भाई पटेल के नेतृत्व में वहाँ आंदोलन कर रहा है। उसमें पेंशन बहाली का, वरिष्ठता के प्लान से बहाली का, ये सारे मुद्दे हैं उसमें। और एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। मेरी जितने भी आसपास के कर्मचारी हैं हमारे जो ऑल इंडिया एंटी ब्लैक फेडरेशन के, उन सभी से अपील है कि वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर से हिस्सा लें। और आज शाम को जब बैठक होगी तो उसमें हम कुछ न कुछ निर्णय जो लिया जाएगा उस निर्णय को सार्वजनिक रूप से तय करें।
ये बहुत पेचीदा मामला है मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का, कि जो इस बात को लेकर के हमेशा से मांग करते रहे कि हमें नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। उसका फायदा ये होगा कि उनको सीधे पुरानी पेंशन का लाभ मिल जाएगा। वो शिक्षा गारंटी वाले दोनों जी लोग। जी जी। चुनौती है कि सरकार ऐसा कर क्यों नहीं रही है। उनको तो ये चीजें कर देना चाहिए ना, क्योंकि ये लंबा पैसा वक्त नहीं बहुत बड़े कटा। संख्या में लोग हैं। देखिए, पैसा नहीं कटा, जब उनको परमानेंट किया गया, रेगुलर किया गया, उस दिन से उनके डिडक्शन शुरू हुए। इस वजह से ये चैलेंज आ रहे हैं। सरकार ये सोचती है अगर हम पीछे बैकडेट से दे देंगे तो इतने सारे लोगों पर जो पेंशन का बोझ आएगा तो उससे दूसरे मदों में कटौती करनी पड़ेगी। तो बस इतनी सी बात है। दुनिया भर की ऐसी योजनाएं चलाते हैं जो फेल हो जाती हैं और पैसा बर्बाद होता है, तो उसकी ना कोई जिम्मेदारी लेता है ना कोई जवाबदेही तय होती है। लेकिन कर्मचारी को अगर बुढ़ापे पर सोशल सिक्योरिटी दे देगी सरकार तो उसमें उसको दिक्कत महसूस हो रही है। तो ये केवल नजरिए की बात है और मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा कोई बर्डन आ जाएगा। तो सरकार की अगर मंशा ठीक हो तो सब पॉसिबल है। मध्य प्रदेश सरकार से तो हमारी यही गुजारिश होगी कि आपके लोग ज्यादा नहीं है, 1.5-2 लाख लोग हैं जिनके साथ ये समस्या है, और जो है यही है बस। तो उनकी समस्या को दूर करें और ये सब सरकार के साथ मिलजुल करके काम करने वाले लोग हैं। क्योंकि सर मैं आपको बता दूं कि मैं जब ये जो शिक्षक भर्ती हुए थे उन शिक्षकों की पहली खेप का छात्र भी उसी ईजीएस यानी शिक्षा गारंटी का मैं छात्र हूँ, और मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ उसी हिसाब से आप जोड़ते जाइए। मेरा मूल प्रश्न ये है कि इस समय सरकार के पास जो शिक्षक बचे हैं, सहायक शिक्षक के 2 बचे थे, वो अब लगभग रिटायर होने वाले हैं। 2-3 साल के अंदर में लगभग सब रिटायर हो जाएंगे। सब सरकार के पास यही शिक्षक बचे हुए हैं। तो क्या सरकार अपने आगामी बजट को लेकर के इतना चिंतित है, या जो पिछला बजट है नहीं नहीं, वो तो आगामी सोच करके परेशान हो रहे होंगे ना कि अगर इन पर हमने पेंशन पे 10-20 हजार करोड़ खर्च कर दिए तो फिर दूसरी योजनाओं में वो कटौती हो जाएगी। दूसरी योजनाओं में कटौती हो जाएगी तो पब्लिक को लॉलीपॉप कैसे देंगे, पब्लिक को वोट के लिए कैसे रिझाएंगे, या समहाउ मतलब इस तरह की कुछ सोच हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा बजट पर असर डालेगा। कम लोग हैं, उनकी संख्या कम है और सरकार संवाद करके अगर समाधान निकालेगी तो निकल सकती है। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को भी समाधान मिल सकता है। अभी तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी लागू वहां नहीं की गई, पहले उसी को लागू कर देते तो फिर कर्मचारी देखते कि उनका कितना नुकसान है, फिर उस पर बातचीत होती। तो मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। 2 जनवरी को हम लोग भोपाल में थे तो वहाँ के शिक्षा मंत्री साहब ने टेलीफोन पे इस मामले में बात भी की थी। उन्होंने कहा था इस पर हम अगली बार एक टेबल टॉक पर होंगे और इसका समाधान। तो हमें भरोसा है कुछ न कुछ मध्य प्रदेश के शिक्षक कर्मचारियों के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के शिक्षक कर्मचारियों को देश के शिक्षक कर्मचारियों के लिए क्या कुछ होगा। जो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित हैं, पल पल की अपडेट मिल रही है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने तमाम पहलुओं पर बहुत विस्तार से बहुत बारीकी से जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपने अपने व्यस्ततम समय में से मुझे समय निकाल करके बातचीत करने के लिए इन्वाइट किया, और मैं जिस तरीके से बातचीत हुई हम लोगों की और हम लोगों के लिए आपने समझ दिया, उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उम्मीदें अभी नहीं खत्म हुई है, प्रयास जारी है, संवाद जारी है, संघर्ष जारी है। और इन तमाम चीजों को जोड़ करके अगर देखा जाए तो ये चीज है कि पुरानी पेंशन की बहाली की उम्मीद बाकी है। बाकी आप लोगों की अपनी राय क्या है इस पूरे बातचीत को देख करके हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है। फिलहाल अभी इतना ही, नमस्कार।